सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट उनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं। अब ये जो हाई स्पीड रेल है इसे बोलते हैं अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। वो सेक्शन 2026 में ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और पैसेंजर्स के लिए 2027 से शुरू हो जाएगी। मतलब एयर ट्रैवल स्टार्टिंग में शुरू हुआ, बहुत कॉस्टली था, आज एयर ट्रैवल सस्ता भी हो गया है और लोग अफोर्ड भी कर रहे हैं। इंडिया में एयर ट्रैवल अब कुछ ऐसा हो गया, जो लोग हाई एंड ट्रेन के शौकीन थे शताब्दी में और राजधानी में चलने वाले, वो अब एयर प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है यार, 300-500 रुपए का फर्क हो गया, तो 1,000 रुपए के फर्क पे आप बाय एयर चले जाते, 2 घंटे में पहुंच जाते मुंबई। यहाँ शाम को बैठे और सुबह मुंबई पहुंचे, कौन जाएगा? तो ये चीज देखने वाली है। एक बार ये ट्रेन चल पड़ेगी, 10 कोचेस की ट्रेन होगी और 24 ऐसे हम लोगों ने वो मंगवाए हुए हैं, पूरे पूरे रेक मंगवाए हुए हैं। 24 का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए 10 ट्रेन तो डेली चलेंगी, 10 से ज्यादा ही चलेंगी, कुछ मेंटेनेंस पे होंगी, कुछ जाएंगी कुछ आएंगी, रास्ते में होंगे। अब ये समझने वाली बात है कि अगर इतनी फ्रीक्वेंट होगी कि 24 रेक अपने हाथ में है, इतनी फ्रीक्वेंट होगी, तो वो सप्लाई चाहे महंगा भी हो, चाहे एयर से भी महंगा हो, लेकिन लोग उसे यूज करेंगे क्योंकि उसकी यूटिलिटी अलग होगी। और 350 किलोमीटर मीन्स 350 की स्पीड मीन्स आपको 2, ढाई, 3 घंटे के अंदर अंदर अहमदाबाद पहुंचा देना चाहिए उसको मैक्सिमम, क्योंकि बीच में स्टॉप पे रोकेगी भी। तो सोचने वाली बात है, 3 घंटे से 3 से 3.5 दिन के बीच में 500 किलोमीटर का सफर है, 250 पे चल रही है। तो ये बात समझिए कि इसकी डिमांड अच्छी होगी। जितनी देर में आप मुंबई में एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मुंबई में और दिल्ली में जैम्स तो कितने होते हैं ये समझ लीजिए आप। अगर जितनी देर में एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां अहमदाबाद लैंड करते हैं, उससे पहले अगर आपको ट्रेन पहुंचा रही है और 24 रेक चल रहे हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर घंटे पे एक रेक चलने वाला है। अगर 10 को मेंटेनेंस में भी ले लीजिए तो 12, और 12 घंटे आप दिन के ले लीजिए, सोचिए हर घंटे में एक जा रहा है। तो ये बात समझिए कि इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल और लोग इसे यूज करेंगे और बहुत अच्छे तरह से यूज करेंगे। बाय एयर से चीप, बाय एयर से महंगा भी हो ना, एयर फ्लाइट से महंगा भी हुआ ना, तो भी लोग इसे यूज करेंगे क्योंकि ये कंफर्टेबल होगी उससे और फास्टर होगी। लेकिन खैर इंडिया की तो मैंने ये भी सुना है कि इंडियन ट्रेन जो है वो काफी बेहतर है, उसमें स्टूडेंट्स बहुत ट्रैवल करते हैं और अपने स्कूल कॉलेज जाने में उसमें बहुत ज्यादा यूज की जाती है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा मैंने स्टूडेंट्स को नहीं देखा यूज करते। स्टूडेंट्स को पासेस मिलते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ना छुट्टी में घर जाने के लिए कंसेशन पास मिलता है, बहुत 50% फेयर, इस वजह से स्टूडेंट ज्यादा यूज करते हैं। एग्जैक्टली लेकिन ये भी है कि वहाँ पे शायद ज्यादा अच्छी ट्रेनें चलती हैं, एक रीजन ये भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और कई बार हमारी जो रेलवे है वो खसारे में भी यानी कि नुकसान में भी जा चुकी है और बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं लोगों को, जिसका हर गवर्नमेंट ही रोना रोती रहती है। करें कि 2022 में पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, आपका क्या एनालिसिस है? हम जो है वो इक्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे, बैनुल-अक़वामी तौर पे हम अब दुनिया में पाकिस्तान का क्या मुकाम है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कंक्लूजन है तार साहब? चीमा साहब, मैंने सिलेक्टेड से वाकयात जो कि मेरे लिए बायसे तशवीश थे, मैंने सिर्फ उनको पिक किया, वरना तो अगर देखा जाए तो पूरा साल ही डिस्कस किया जा सकता है। और आज जहां पे पाकिस्तान खड़ा है वो एक दिन से तो नहीं आया, उसमें तो पाकिस्तानियों की 76 साल की 75 साल की मेहनत है जहां तक वो लेकर आए हैं। लेकिन वो कुछ चीजें, दरबाई का सबसे बड़ा हादसा जो हुआ है वो मरी के अंदर बर्फबारी हुई, 4 फुट बर्फ पड़ी और इस्लामाबाद से तकरीबन बहुत नजदीक 50 मील के फासले पर 23 लोग जो है वो बर्फ में फंस के मर गए और किसी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, किसी ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। 8 जनवरी को यह वाकया हुआ। 12 फरवरी को मुश्ताक अहमद नामी मियां चन्नू का एक ज़हनी मरीज था जिसपे ब्लास्फेमी का चार्जेस लगा के तो उसको मार दिया गया। ये काबिल मुजम्मत है, बिल्कुल ये गलत बात। फिर उसके बाद पीपीपी ने लॉन्ग मार्च किया जो कि मेरे ख्याल में कोई उसका खास मकसद ना हासिल हो सका। 27 फरवरी कायदे मज़ार कायद से पीपल्स पार्टी लेकर उसको निकली और इस्लामाबाद आई, लेकिन उस पे कोई उसमें खैर हासिल चीज ना हो सकी। उसके बाद 2 मार्च को क्वेटा में बम ब्लास्ट हुआ, वो भी एक, उसमें भी काफी जाने जाया हुई। और उसके बाद इस्लामाबाद में 27 मार्च को इमरान खान साहब ने एक रैली निकाली और उसमें उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ जो था वो उन्होंने एक अपना मोटिव बयान किया। उसके बाद अप्रैल 3
एक आईनी बहरान में दाखिल हो चुका था पाकिस्तान वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से। उसके बाद और उसी पीरियड में खान साहब ने साइफर का एक जो बयानिया है वो शुरू किया, लेकिन वो मैं आगे बताता हूँ। आजादी मार्च 2 पे उन्होंने किया। शहबाज शरीफ साहब की हल्फे बर्दारी जो थी वो 11 अप्रैल को हुई। उसके बाद आजादी मार्च 2 इन्होंने 25 मई को निकाला, जिसके ऊपर इन्होंने कहा कि शेलिंग की गई है और ज्यादती की गई है। उसके बाद 25 मई को वो था। 10 जून को बजट, फेडरल बजट इन्होंने पेश किया। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, बल्कि नहीं ये तो पूरी दुनिया में अब एक बजट जो है वह सिर्फ एक एक्सरसाइज रह चुकी है। बजट गरीब आदमी का उसी वक्त खराब हो जाता है जब पेट्रोल, बिजली या गैस महंगी की जाए। और मैं समझता हूं इनको मिनी बजट कहा जाता है जब ये महंगी करते हैं, क्योंकि उसके बाद हर चीज चेंज हो जाती है। तो बजट एक सिर्फ नंबरों का गोरख धंधा रह चुका है। डेवलपिंग कंट्रीज जहां जिस तरह अमेरिका और यूरोप है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि चीजें महंगी नहीं की जाती, बाद में गवर्नमेंट अपनी फीसें बढ़ा देती है। वो फीसें क्या है? मोटर व्हीकल गाड़ियों की फीसें बढ़ा देगी, लाइसेंस के ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो इन तरीकों के साथ लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। 10 जून को बजट आया। उसके बाद अगला जो वाकया है बड़ा तशवीशनाक था। अगस्त 1 को लसबेला के अंदर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें सरफराज चौधरी साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो शहीद हुए। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सानिया था। 13 सितंबर को स्वात के अंदर धमाका हुआ। उसके बाद एक सिलसिला जारी हुआ 24 सितंबर को ऑडियो लीक्स का, जिसमें ज्यादातर ऑडियो लीक्स जो थी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक होती रही। उसके बाद आजादी मार्च 2 हुआ, जिसके अंदर साइफर को उन्होंने निकाला और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी खान साहब ने बस के नीचे डाल दी। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो वाकया था 3 नवंबर को पेश है। खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ। और उसके बाद 27 नवंबर को आजाद कश्मीर के इलेक्शन हुए और इस्लामाबाद में हमला किया I-10-4 में 23 सितंबर। अब मैं दो चार वाकये इसमें मिस हो गए, और ये पाकिस्तान के कुछ चंद वाकयात हैं जो मैंने आपको बताया। देखा जाए तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत की तजलील है पाकिस्तान के अंदर कि एक ऐसी पार्टी जिनके पास सिर्फ 10 MPA हैं, 2 जिले हैं गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से, लेकिन वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट उनको तिगनी का नाच नचा रहे हैं और बड़े खुशी से लोग नाच रहे हैं। खान साहब भी नाच रहे हैं, नून लीग भी नाच रही है, परवेज लाई साहब मुसलसल जाते हैं जहाजों पर बैठकर रावलपिंडी और एस्टेब्लिशमेंट से मशवरे भी कर रहे हैं। ये आपकी जमहूरियत की हालात हैं। किसी को कोई एहसास नहीं है। और वो जो 6.1 बिलियन है वो भी प्रैक्टिकली सऊदी अरेबिया और चाइना का है। आप अगर सोचे ना सोचें, आप डिफॉल्ट हो चुके हैं। लेकिन ये कि दुख की बात कि आज किसी को कोई पता नहीं है कि आपका रूलर कौन है, आप पाकिस्तान के अंदर शॉट्स कौन कॉल कर रहा है, ताकत का मंबा कौन है। एक हमारे पिछले जो एस्टेब्लिशमेंट के हेड थे वो बार बार ये नारा लगाते रहे कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं। अगर वो न्यूट्रल हो तो फिर भी नुकसानदेह है, न्यूट्रल ना हो तो फिर भी नुकसानदेह है। पाकिस्तान आपकी कमजोरी इतनी डीप हो चुकी है कि 2 बॉर्डर आपके जो कि बड़े सख्त, जहां पे पहले भी आपको मसाइल थे, दोनों की तरफ आपको जंग के बिगल बज रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नारे लग रहे हैं और दूसरा जो है TTP आपके इस्लामाबाद आके आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करा चुकी है। फॉरेन मिनिस्टर साहब 7 समुद्र पार जो ममालिक हैं जहां पे डॉलर और यूरो है वहां आते हैं, बार बार आते हैं। लेकिन पड़ोस में आपने ये नोट किया कि अफगानिस्तान में नहीं गए, ईरान नहीं गए, भारत नहीं गए। आप ये एक मेरे लिए बहुत वरीसम चीज है कि जिन मुल्कों के साथ बॉर्डर लगते हैं आपके, उनके साथ रिलेशनशिप आपने ठीक करने के लिए कोई एफर्ट नहीं की। लेकिन 35 मुल्कों के दौरे हैं, उनमें से ज्यादा अमेरिका और यूरोप के हैं जहां की करेंसी डॉलर और यूरो है।